जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDE 142 राष्ट्रीय काव्यधारा के महत्वपूर्ण प्रश्न की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जून एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, अगर आप लोग गेस्ट पेपर और प्लस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 80% जो पेपर आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे जाएंगे, यहां पर कोड टाइप करेंगे BHDE 142। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पर बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्त नारी सम्मान की भावना को रेखांकित कीजिए। यानी कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में जो नारी है, उसमें जो सम्मान की भावना उन्होंने अपने काव्य में जो है नारी को जो सम्मान दिया है, उसको यहाँ पर हमको रेखांकित करना है। तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को दर्शाता है, बल्कि उसमें नारी के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। गुप्त जी ने नारी को केवल समाज का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक देवी, एक आदर्श और एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी काव्य रचना में नारी की भूमिका, उनके त्याग, तपस्या, प्रेम और संघर्ष की छवि इतनी सुंदर और प्रेरणादायक ढंग से उभरी है कि वह आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने जो काव्य रचनाएं की है, उसमें केवल भारतीय संस्कृति या इतिहास को ही नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने उसमें जो नारी की स्थिति, नारी के सम्मान और जो नारी का समाज में जो वर्चस्व है, उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नारी को देवी के रूप में प्रतिष्ठित करना। यानी कि उन्होंने अपने काव्य में क्या किया, नारी को एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में नारी को देवी के समान स्थान दिया। उनके विचारों में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस पंक्ति से गुप्त जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नारी की पूजा और सम्मान ही समाज की सच्ची समृद्धि और विकास का आधार है। यानी कि अगर समाज में नारी की पूजा होगी, उसका सम्मान होगा, तभी जो है समाज समृद्धि और विकास की ओर बढ़ेगा। नारी को देवी मानकर उनका आदर करना, उनके प्रति श्रद्धा दिखाना ही एक सभ्य और उन्नत समाज की पहचान है। गुप्त जी की यह सोच उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील थी, जब समाज में नारी का स्थान अक्सर सीमित और अवमानात्मक होता था। तो यहाँ पर वो क्या करते, वहां पर जो है नारी को देवी के रूप में पूजते हैं और वो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि नारियों की जहां पर पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। गुप्त जी इसमें यह कहना चाहते हैं कि नारी की जो पूजा और सम्मान ही समाज में जो है सच्ची समृद्धि और विकास का आधार होता है। इसके बाद वो अपने काव्य में नारी के त्याग, तपस्या और प्रेम का चित्रण करते हैं। तो गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी के त्याग, तपस्या की गाथाएं बड़ी ही भावुकता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत की हैं। उन्होंने उर्मिला, यशोधरा जैसे महान नारियों के चरित्रों को उकेरा। उनके जीवन में त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर उर्मिला ने राम के वनवास के समय स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया, जिससे राम और सीता का वनवास संभव हो पाया। यशोधरा ने भी युद्ध के लिए अपने प्रेम और त्याग का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। इन नारियों के चरित्रों के माध्यम से गुप्त जी ने नारी के प्रेम,
और समर्पण की महानता को दर्शाया है, जो परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी कि वो क्या करते हैं, अपने काव्य में जो है नारी के त्याग, तपस्या और प्रेम का चित्रण करते हैं। उदाहरण की जब उर्मिला ने राम के वनवास के लिए स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया, जिससे राम और सीता को जो वनवास वो संभव हो पाया था। तो यहाँ पर जो है त्याग देखने को मिलता है, तपस्या और प्रेम का चित्रण भी देखने को मिलता है। इसके बाद उनके काव्य में जो है नारी के अधिकारों और सम्मान की वकालत होती है। गुप्त जी ने नारी के अधिकारों की जो बात की है वह उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी थी। उन्होंने नारी को न केवल घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें समाज में बराबर का स्थान दिलाने की मांग की। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ जो है नारी को गृहस्थी जीवन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें समाज में बराबर का स्थान दिलाने की मांग भी की थी। उनकी रचनाओं में दिन ना हो, हीन ना हो, नारी कभी जैसी पंक्तियां नारी के स्वाभिमान और सम्मान की अभिव्यक्ति है। गुप्त जी ने समाज को यह सिखाया कि नारी को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकार मिलना चाहिए। उनके अनुसार नारी का सशक्तिकरण समाज की प्रगति के लिए आवश्यक होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें कभी भी नारी को क्या करना चाहिए, हीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमको नारी को सशक्तिकरण समाज की प्रकृति के लिए आवश्यक है। यानी कि नारी का अगर हम लोग सशक्तिकरण करेंगे तो वो समाज की प्रकृति के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद नारी का क्रांतिकारी रूप उनके काव्य में देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त ने नारी के एक और पहलू को भी उजागर किया है, वह है नारी का क्रांतिकारी रूप। उन्होंने नारी को केवल त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाली, समाज में बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में भी देखा। नारी के समाज में अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है। गुप्त जी की रचनाओं में नारी का यह साहस और संघर्ष देखने को मिलता है, जो आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बनता है। इसके बाद साकेत और यशोधरा में नारी के सशक्त व्यक्तित्व का चित्रण देखने को मिलता है। गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं साकेत और यशोधरा नारी की वेदना, संघर्ष और सशक्त व्यक्तित्व को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। साकेत में उर्मिला के चरित्र के माध्यम से नारी के त्याग और परिवार के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। वहीं यशोधरा में बुद्ध की पत्नी के जीवन की वेदना और संघर्ष का उजागर किया गया है। इन काव्यों में नारी केवल एक पीड़ित पात्र नहीं है, बल्कि वह अपने दर्द और कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से खड़ी एक सशक्त महिला के रूप में उभरती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है साकेत में क्या होता है, साकेत में जो उर्मिला के चरित्र के माध्यम से नारी के त्याग और परिवार के प्रति समर्पण को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर यशोधरा जो है बुद्ध की पत्नी के जीवन की वेदना और संघर्ष को उजागर किया जाता है। यहाँ पर जो काव्यों में नारी केवल एक पीड़ित पात्र नहीं है, बल्कि अपने दर्द और कठिनाइयों के बावजूद जो है वह मजबूती से खड़ी एक सशक्त महिला के रूप में उभरती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लेके अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो संक्षेप में मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में नारी को देवी का रूप देकर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने नारी के त्याग, तपस्या और प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनके अधिकारों की वकालत की। गुप्त जी का काव्य नारी के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश देता है। उनके काव्य के माध्यम से नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं नारी सम्मान की भावना की मिसाल है और आज भी समाज को नारी की महत्ता समझाने का काम करती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में जो नारी की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है वो किस रूप में देखने को मिलती है। नारी को उन्होंने देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया अपने काव्य में। नारी के त्याग और तपस्या और प्रेम का चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। नारी के अधिकारों और सम्मान की वकालत वो अपने काव्य में करते हैं। वो अपने काव्य में नारी का क्रांतिकारी रूप भी दिखाते हैं। साकेत और यशोधरा में नारी के सशक्त व्यक्तित्व का चित्रण भी देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और चिंतक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय चेतना को क्या किया था, मजबूत किया था। उनकी कविताएं और लेख न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को प्रेरित करने वाले थे, बल्कि उनमें देश के प्रति गर्व, सामाजिक सुधार की भावना
और विश्व शांति की आकांक्षा भी गहराई से झलकती है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना के विभिन्न पहलू हैं जो उनके जीवन और काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि जो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना है वो उनके विभिन्न जीवन के पहलुओं और जो है उनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए युवाओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उत्साह पैदा किया। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे और अपने ओजस्वी काव्य से लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते रहे। उनकी कविता हुंकार इसी जोश का प्रतीक है, जिसमें वे देशवासियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जागरूक और सजग रहें। दिनकर की कविताएं उस समय की जनता को एकजुट करने का माध्यम बनी और उनमें देश के प्रति जो है गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ था। राष्ट्रीय चेतना के रूप में उनके क्या है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। मतलब कि वो जो काव्य रचनाएं लिखती थी, जो कविताएं लिखती थी, वो क्या करते थे, देश के जो युवा उनको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उकसाते थे, जो आगे चलकर जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण जो है घटक बना। इसके बाद है राष्ट्रीय गौरव का गीत। दिनकर ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और पराक्रम का बड़ा गौरव किया। उनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता की महानता और प्राचीन इतिहास की विजय गाथाओं का उल्लेख मिलता है, जो देशवासियों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य में उन्होंने महाभारत की युद्ध के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक गाथा का चित्रण किया, बल्कि उसमें निहित नैतिकता, धर्म और कर्तव्यों की भावना को भी उजागर किया। यह सभी तत्व भारत के सांस्कृतिक गौरव को दर्शाते हैं। यानी कि जो दिनकर ने था वो भारतीय संस्कृति और इतिहास पराक्रम का बड़ा गौरव किया, उन्होंने उसमें बहुत योगदान दिया। उनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता की महानता और प्राचीन इतिहास की जो है विजय गाथाओं का उल्लेख मिलता है, जो देशवासियों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य में उन्होंने महाभारत के युद्ध के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक गाथा का चित्रण किया, बल्कि उसमें निहित नैतिकता, धर्म और कर्तव्य की भावना को भी उजागर किया था। इसके बाद सामाजिक कुरीतियों का विरोध। तो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना में सामाजिक सुधार का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे केवल देश की आजादी तक सीमित नहीं थे, बल्कि देश के अंदर व्याप्त कुरीतियों जैसे सामाजिक असमानता, धार्मिक पाखंड और जाति भेद को भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आलोचना की। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता तभी सशक्त होगी जब समाज में ये कुरीतियां दूर होंगी। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। उनकी यह सोच देश की प्रगति के लिए अनिवार्य थी। इसके बाद क्रांतिकार और विद्रोह के स्वर। तो दिनकर की कविताओं में क्रांति और विद्रोह की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और परिस्थितियों को समझने वाले सशक्त वक्ता भी थे। वे तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य राज के खिलाफ खुलकर विरोध करते थे और युवाओं को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनकी कविताएं साहस और आत्मविश्वास से भरी होती थीं, जो लोगों को अपने अधिकारों के लड़ने के लिए जो है संदेश देती थीं। इसके बाद है मानवता और विश्व शांति। तो रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना में मानवता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे केवल संकीर्ण राष्ट्रीयता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना भी रखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रीय चेतना तभी सफल हो सकती है जब वह मानवता के मूल्यों को स्वीकार करे। उनकी रचनाओं में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि वे विश्व के सभी मानवों के बीच मेल मिलाप और सहिष्णुता चाहते थे। इसके बाद एक कर्म, पुरुषार्थ और उत्साह। तो दिनकर ने अपने काव्य में कर्म, पुरुषार्थ और उत्साह को राष्ट्रीय उन्नति का आधार बताया। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए लोगों का निरंतर प्रयास, मेहनत और लगन जरूरी है। उन्होंने युवाओं को सक्रिय और कर्मठ बनाने की प्रेरणा दी ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर देश की सेवा कर सके। उनकी यह सोच देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यानी कि दिनकर ने क्या किया, अपने काव्य में जो है कर्म, पुरुषार्थ और उत्साह को राष्ट्रीय उन्नति का आधार बताया। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लोगों को निरंतर प्रयास, मेहनत और लगन जरूरी है। उन्होंने युवाओं को सक्रिय और कर्मठ बनने की प्रेरणा दी ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और देश की सेवा कर सकें। अब यहाँ पर देख लेते हैं दिनकर की प्रमुख रचनाएं। तो दिनकर की कई रचनाएं जो है राष्ट्रीय चेतना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसे हुंकार में देश के लिए जागरूकता और संघर्ष का वाहन है। रेणुका में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता का चित्रण किया है।
कुरुक्षेत्र महाकाव्य में उन्होंने धर्म, कर्तव्य और युद्ध के समय माध्यम से राष्ट्रीय और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने क्या किया है, भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डाला है। इन सभी काव्यों में न केवल देशभक्ति की भावना है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और विश्व शांति के भी संदेश हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना उनकी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से सामने आती है। उन्होंने देशवासियों में देशभक्ति, सामाजिक सुधार और विश्व शांति की भावना को जागृत किया। उनकी कविताएं आज भी हमें अपने कर्तव्यों को समझने, देश के प्रति प्रेम और कर्मठता से काम करने की प्रेरणा देते हैं। दिनकर की रचनाएं न केवल एक कवि के शब्दों का संग्रह है बल्कि वे राष्ट्रीय गौरव और मानवता के मूल्यों की मिसाल हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने देश के लिए सदैव तत्पर और समर्पित रहें। तो यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना के रूप में क्या क्या देखने को मिलता है, तो उनके काव्य में जो है सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देखने को मिलता है, राष्ट्रीय गौरव के गीत देखने को मिलते हैं, वो अपने काव्य में सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं। इसके बाद अपने काव्य में क्रांति और विद्रोह के स्वर का जो है वर्णन करते हैं। इसके बाद उनके काव्य में मानवतावाद और विश्व शांति देखने को मिलती है। इसके बाद वे अपने काव्य में कर्म, पुरुषार्थ और उत्साह को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने दिनकर की प्रमुख रचनाओं को देखा। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना उनकी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से सामने आती है। उन्होंने देशवासियों में देशभक्ति, सामाजिक सुधार और विश्व शांति की भावना को जागृत किया है। उनकी कविताएं आज भी हमें अपने कर्तव्यों को समझने, देश के प्रति प्रेम और कर्मठता से काम करने की प्रेरणा देती हैं। दिनकर की रचनाएं न केवल एक कवि के शब्दों का संग्रह है बल्कि वे राष्ट्रीय गौरव और मानवता के मूल्यों की मिसाल हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने देश के लिए सदैव तत्पर और समर्पित रहें। यहाँ पर हमने टोटल 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के कवि के रूप में दिनकर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर का क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्हें पूरे देश ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, वीरता और सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का भाव जगाया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक उनकी कविताएं जन जन की आवाज बनी और उनके शब्दों में इतना बल था कि वह जन आंदोलनों को दिशा दे सकती थी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है वो हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने पूरे देश के जो लोग थे वो राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित करते थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, वीरता और सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का भाव जगाया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक उनकी कविताएं जो हैं जन जन की आवाज बनी थी। तो उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के वाहक वो थे। तो दिनकर जी की कविताओं में भारत के गौरवशाली अतीत, समृद्ध संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना प्रबल रूप से दिखाई देती है। उन्होंने भारत को सिर्फ एक भूभाग के रूप में नहीं देखा बल्कि उसे एक जीवंत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं लोगों को देश के लिए कुछ करने, अपने कर्तव्यों को समझने और एकजुट होकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देती है। उनकी प्रसिद्ध रचना सिंहासन खाली करो की जनता आती है एक ऐतिहासिक पंक्ति बन गई है जो जनता की शक्ति को दर्शाती है। इसके बाद वीरता और क्रांति की आवाज। तो दिनकर जी की कविताओं में क्रांति, जोश और वीरता का भाव अत्यंत प्रबल है। वे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और जनता को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी रचना रश्मिरथी एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें कर्ण के माध्यम से उन्होंने साहस, स्वाभिमान और संघर्ष का संदेश दिया हुआ है। तो उनके काम में क्या है, वीरता और क्रांति की आवाज देखने को मिलती है। इसके बाद उनकी कविताएं न केवल सेनानियों की प्रेरणा थी बल्कि आम लोगों के भीतर भी आत्मबल और हिम्मत भरती थी। वे मानते थे कि चुप रहना अन्याय को स्वीकार करना है, इसलिए उन्हें कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया था। इसके बाद सामाजिक न्याय के पक्षधर थे वे। दिनकर जी केवल राष्ट्र
और वीरता की बात नहीं करते थे, बल्कि समाज में फैली असमानता, गरीबी और शोषण के खिलाफ भी अपनी कविताओं में आवाज उठाते थे। यानी कि वो भी जो कविता में जो काव्य रचनाएं करते थे वो गरीबों के बारे में और शोषण के खिलाफ लिखते थे। वे चाहते थे कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले। उन्हें छुआछूत, जातिवाद और अमीरी गरीब के अंतर को गलत ठहराया और समाज में समानता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी कविताओं में पीड़ितों के प्रति संवेदना और न्याय की मांग स्पष्ट रूप से झलकती है। वे कहते हैं कि जब तक समाज में न्याय और समानता नहीं होगी तब तक जो है सच्चा विकास संभव नहीं है। इसके बाद उनके काव्य में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया, तो दिनकर जी की कविताएं आजादी के आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब उन्होंने जो है लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनकी रचनाएं युवाओं को आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित करती थीं और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और देशवासियों को जागरूक किया कि वे अब अन्याय सहना बंद करें। इसके बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान, तो आजादी के बाद भी दिनकर जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने नई पीढ़ी को राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि भारत न केवल राजनीतिक रूप से आजाद हो बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बने। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे अपने देश के लिए कुछ करें, उसके विकास में भागीदारी बने और जो है एक बेहतर समाज की रचना कर सकें। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर केवल एक कवि नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उन्होंने अपनी कविताओं में कविता से जनता को जागरूक किया, उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत दी और समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उनकी लेखनी में राष्ट्रभक्ति, साहस और न्याय की भावना थी, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। उनका योगदान आज भी अमूल्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक बना रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो है टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास आएगी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आपको हमने बता दिया कैसे आपको परचेज करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है 9580023321 ये आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।